आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैम, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं उतना। जी मैम। आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम समथन है, मैं लद्दाख से हूँ। लद्दाख से आप। जैसे लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी बन गई है और एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट स्प्लिट हो गई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो आपको इससे क्या लगता है, देश का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ है, लद्दाख के कल्चर की प्रोटेक्शन हुई है, या इससे देश में कुछ बुराई हुई है? नहीं, डेवलपमेंट हुआ है मैम। और लद्दाख के अभी कल्चर की बात है, वो तो 6 शेड्यूल के लिए मांग कर रहे हैं। हमारे लद्दाख के एपेक्स बॉडी और KDA बोल के एक हमारा कमेटी फ्रेम हो रखा है। तो वो जो 6 शेड्यूल है, हमारा कल्चर रिजर्वेशन हो, हमारा रिक्रूटमेंट के बारे में हो, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का, वो चल रहा है मैम, प्रोसेस चल रहा है। बाकी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सब ये चीज़ का चल रहा है मैम, अच्छा चल रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि लद्दाख में इंक्रोचमेंट हुई है लैंड की चाइना द्वारा। जी। तो आपको लगता है ऐसा हुआ है? सरकार का इस बारे में कोई बयान आया नहीं है। देखिए मैम, मुझे इसके बारे में, देखिए आप बॉर्डर एरिया में जो बैठने वाले हैं उनको ज़्यादा पता है। मैं तो दिल्ली में हूँ, बॉर्डर एरिया से दिल्ली बहुत दूर पड़ता है तो कुछ बात जो है इधर आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थ्रू बोल देंगे तो अच्छा नहीं रहता। और हम वैसे भी उस जगह से लोकेटेड नहीं करते, हम दूर से हम लोकेटेड करते हैं, दूर एरिया से है। तो मतलब हो सकता है चाइना वाले बैठते नहीं, कुछ ना कुछ हरकत कर रहे हैं। क्योंकि अभी 10 तारीख को 10th को हमारा दलाई लामा जी उधर प्रीच करने जा रहे हैं, वो बता रहे हैं उधर लोगों को, फॉलोअर्स को वो अपना उपदेश देने जा रहे हैं। तो आज कैंसिल हुआ है, तो उसके लिए चाइना वाले कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वो हरकत करते हैं, हर हमेशा करते रहते हैं। जी मैम। आपको लगता है चाइना बहुत एंटी तिब्बतियन है और एंटी दलाई लामा है? जी मैम। चाइना जो है वो एंटी दलाई लामा है और एंटी तिब्बतियन है, वो बहुत अगेंस्ट है ना टिबेटियन कम्युनिटी के। जी, वो तो अगेंस्ट है मैम। वो तो अभी जो है टिबेटन से बिलोंग करते हैं मैम। बहुत सारे लद्दाख के रहने वाले लोगों का ये भी क्लेम है कि जम्मू एंड कश्मीर जब एक ही स्टेट था तब उन्हें बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था पहले। अभी देखिए, मेरा एज अभी 38-39 हो रहा है। तो बचपन में हमारा पढ़ाई जो है, हम गांव से निकल के हमने जम्मू में पढ़ाई की है। उस टाइम हमारा रूट जो है 500-600 किलोमीटर पड़ता है हमारा लद्दाख से जम्मू और कश्मीर की तरफ। तो उधर हमें डिस्क्रिमिनेट बहुत हुआ। एक तो हमारे फेस से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, टीजिंग किया जाता था। हमारे साथ लद्दाख कहाँ है किसी को पता नहीं होता था। तो उस चीज़ में, बाकी हमारा रिक्रूटमेंट का हो, किसी भी चीज़ का हो, हमारा कोटे का हो, हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का कोटा होता है जिसमें रिक्रूटमेंट हुआ जाता है, उसमें भी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। मिनिस्टर उनके NC के हुआ करते थे, मिनिस्टर उनके कांग्रेस के हुआ करते थे। बहुत कुछ हम लोगों ने झेला मैम। आप भी लद्दाख से, आपने देखा है जम्मू एंड कश्मीर में डिस्क्रिमिनेशन? हाँ, थोड़ा बहुत हो रहा है। और अब वो सिचुएशन बेटर है? हाँ जी, अभी तो बहुत बेटर है जी, काफ़ी बेटर है। पहले तो बहुत ख़राब था। अब लाल चौक में आप 12 बजे घूम सकते हो। पहले जो होटल 1000 रुपये का था, अब इस टाइम 6000 रुपये का है। और बोलो। पर दावा किया जाता है कि जो ये सेक्शन 370 का एब्रोगेशन था बहुत गलत तरीके से किया गया, इंटरनेट बैन हो गया, वहाँ के लोगों से उनकी राय नहीं मांगी गई। इसको आप कैसे देखते हैं? पत्थर मारने वाले ख़त्म हो गए, जो बम फाड़ते थे वो बेचारे बैठ गए। भाई ये कमी आई है, हमें तो ये दिख रहा है। बम फाड़ने वाले नहीं है, पत्थर मारने वाला आ रहा है न्यूज़ में कोई? बम फाड़ने वाला आ रहा है कोई? जो आते हैं उनकी खबर बनाई जाती है। पहले पकड़े जाते थे, तिहाड़ में जेल में रखे जाते थे, अब वो नहीं है सिस्टम। अब गोली मार दीजिए, जहाँ से आता है वहीं कब्र में डाल दिया। जैसे आपने बताया कि आप कश्मीरी पंडित हैं, तो कश्मीरी पंडित रीसेटलमेंट के बारे में कुछ नहीं हुआ, तो इससे आपको डिसअपॉइंटमेंट है? अभी गवर्नमेंट ने बोला था कि हम इनको रिहेबिलिटेट करेंगे। जितनी भी गवर्नमेंट आई, अपोजिशन आई, सब ने बोला था, लेकिन अभी कोई प्लानिंग नहीं है। अभी 6200 मकान एक बन रहे हैं और मेरे ख्याल में 600 अलग बन रहे हैं। लेकिन वो उनके लिए बन रहे हैं जो नौकरी करेंगे, जिनको जॉब मिलेगी वो जाएंगे उसमें। अभी अदर के लिए कुछ नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। पर 2022 में भी कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट पे बैठे थे कश्मीर में ही, जम्मू में ही, और उन्होंने कहा था उन्हें अभी भी निकाला जा रहा है, उनका अभी भी पलायन कराया जा रहा है। वो एक्चुअली सारे निकल आए थे, 900 फैमिली रह गई थी। हमारे पास सारे आंकड़े हम लोग वहीं के हैं, हमारे पास एक न्यूज़ आती है। तो 900 फैमिली रह गई थी, उनमें जो लोग थे ना तो वो रह रहे थे। जैसे हम लोग कड़ा नहीं पहन सकते वहाँ, तो टिक्का नहीं लगा सकते, जो समझिए आप भाई हिंदू आप दिखने ही नहीं चाहिए वहाँ पे। अगर आप हिंदू दिखे तो आपको शूट किया जाएगा, चाहे जो मर्जी कर लो। तो वो जो 900 रह रहे थे उनमें से कुछ लोगों को शूट किया था उन्होंने, तो फिर वो जो बाकी थे वो भागे, फिर ये हुआ है। और जो नौकरी जिन लोगों को नौकरी मिली थी, बच्चों को, लड़के लड़कियों को, उनमें से कुछ मारे इन्होंने, टारगेट किया उनको। तो फिर जो बाकी नौकरी वाले थे जो लगे थे वो भी भागे। पर
पर जैसे अब तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, फिर भी आपको क्यों लगता है फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कश्मीर में, फिर भी कश्मीरी पंडित क्यों वापस नहीं जा पा रहे और अभी भी टारगेट किलिंग्स क्यों हो रही है कश्मीरी पंडित्स की? भी नहीं है वहाँ पे। पर टारगेट किलिंग्स तो फिर भी हो रही है। मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ, हम 2% भी नहीं है वहाँ पे। वो इसलिए करते हैं ना, कुछ लोग हैं जिनको पैसा चाहिए, जिनको पाकिस्तान पैसा भेजता है, बाकी यहाँ के लोग भी सपोर्ट करते हैं, अरब कंट्री से सपोर्ट करता है। हमें कौन करता है? हिंदुओं को, हिंदुस्तान को कौन सपोर्ट करता है? उनके पास तो 50 कंट्री है, उनको सपोर्ट करने वाली पैसा आता है, खुला आता है। जो शूज़ आप यहाँ नहीं पहन सकते वो कश्मीर में जाके देखो पहना होगा लोगों ने। जो टी शर्ट आपने कंपनी की यहाँ नहीं पहनी होगी वो श्रीनगर में पहनते हैं। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? 2024 में केंद्र में जैसे यूनाइटेड ऑपोजिशन मतलब यूनाइटेड ऑपोजिशन जो पूरा विपक्ष है वो महागठबंधन बना के भाजपा के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश कर रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो आपको लगता है विपक्ष जीत पाएगा? सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं हर स्टेट में। आप किसी स्टेट में, ये किसी स्टेट में, उसके वो कैसे होगा? वो हो ही नहीं पाएगा। आप अपना इंटरेस्ट थोड़ी छोड़ोगे अपनी स्टेट में। अगर आप अपनी पावर छोड़ते हो, किसको दोगे पावर? आप पहले मेरे को ये बताओ, किसके साथ समझौता करोगे? कांग्रेस के साथ करोगे जिसकी 100 सीट भी नहीं आनी? मैं कहता हूँ आप अपनी सीट मेरे को दोगे, चलो अदर स्टेट में ठीक है ना, अलग अलग पावर है, तो आप पावर जो अपनी आधी पावर दोगे किसको दोगे? अगर आप 50 सीट है आपकी तो आप 25 पे लड़ोगे ना। 25 पे आपको कंप्रोमाइज़ करना है। आप मेरी बात कंप्लीट होने दो, ठीक है? कोई अच्छा लीडर भी हाँ, हर स्टेट के अंदर मान लो 50 सीट है, किसी की 100 है, किसी की 70 है, तो आपको 40 सीट में से 20 सीट मेरे को देनी है। आप दे किसको रहे हो? वो 20 सीट जीतेगा। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, जीतोगे हारोगे सेकेंडली क्वेश्चन है, लेकिन आप जिसको 20 सीट दे रहे हो वो जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये क्वेश्चन खड़ा होता है ना, तो वो हो ही नहीं सकता। अभी सीट शेयरिंग लीडर भी तो नहीं है अच्छा जिसको स्ट्रॉन्ग कर सके, कोई स्ट्रॉन्ग हो, किसको खड़ा करोगे? अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इफ़ द लायन किंग इन द जंगल, हाउ कैन बी लायन किंग इन द जंगल? ही इज़ नॉट अ स्मार्टी इज़ अ फॉक्स, इज़ नॉट अ फास्टेस्ट कॉस्टेड ऑफ चीता, इज़ नॉट अ बिगेस्ट, इज़ अ एलिफेंट, बट हाउ कैन बी लायन किंग इन द जंगल? इज़ अ वन ऑफ मेंटली स्ट्रॉन्ग। जो मोदी जी है ना, वो दिमाग से काम लेते हैं, मेंटली से वो देखते हैं, वही लीडर बन सकता है जो मेंटली से काम लेता है। ये नहीं कि किसको बनाओगे राहुल गांधी को, उसको कोई कुछ पता ही नहीं अपना क्या शब्द बोलता है उसको आपने बताया मोदी जी मेंटली स्ट्रांग है, तभी भी 9 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी उन्होंने इंडिया में। इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दिन पे दिन गिरता जा रहा है, 161 हमारी रैंक है 180 कंट्रीज़ में से। कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ उड़ती। ऐसे तो मनमोहन सिंह जी बोलते ही नहीं थे, और ये ऐसे तो मनमोहन सिंह जी बोलते ही नहीं थे। और जो ये कंट्री है इंडिया, ये विकासशील कंट्री है, आपको पता है, ये विकसित कंट्री, और इसका डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। एकदम ही प्रोग्रेस नहीं होगा, टाइम लगता है। सब चीज़ एक चीज़ों में टाइम लगता है बनने में। जिस तरह घर को टाइम लगता है ना बनने में, उस तरह इंडिया कंट्री को एक विकसित कंट्री बनने में टाइम लगेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है? और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा था ये 2047 में विकसित कंट्री हो जाएगा, डेवलपमेंट कंट्री हो जाएगा सबसे बड़ा। इससे बड़ा क्या लोग है? और मोदी जी ने तो इतना विकास करा, मैं विकास नहीं गिनवाना चाहूँगा। जैसे आप गिनवा दीजिए, थोड़ा सा विकास आप गिनवा दीजिए। आर्टिकल 370 आर्टिकल 370 हटाने का यही मेन मोटिव था कि कश्मीरी पंडित रीसेटलमेंट होंगे, वो तो हुआ नहीं। राम मंदिर, यूनिफॉर्म एक्ट, लड़ाई झगड़े के घर थी, समानता का अधिकार आ गया, सबके लिए आ जाओ। बात बड़ी नहीं है, बड़ी बात यह है कि झगड़ा खत्म हो गया। झगड़ा खत्म नहीं, राम मंदिर। मैं बताऊं बेटा क्या क्या करा है। यहाँ से ज़्यादा दूर मत जाओ, आश्रम से धौलाकुआं चले जाओ। यहाँ की रोड पे 3 घंटे जाम लगता था, अब वहाँ जाम खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ चले जाओ, हरिद्वार कन्याकुमारी से लेके चले जाओ वहाँ तक, जम्मू कश्मीर तक, एक से एक क्वालिटी की A1 रोड बना दी है। जो हमारा फौजी वहाँ बॉर्डर पे खड़ा हुआ है और बंदूकें चल नहीं रही हैं, एक A1 क्वालिटी का सामान आ चुका है, ठीक है, आतंकवादियों को ठोकने के लिए, समझ लीजिए। और जो असला बारूद अब हमारे पास है, किसी के पास नहीं है। और मेरे पिताजी आर्मी से हैं, आर्मी की जो कितनी गंदी हालत कर रखी थी इन कांग्रेसियों ने, इन मुगलों की औलादों ने, आज जाके देखिए सैलरी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, पेंशन कितनी ज़्यादा आ रही है और कितना ज़्यादा उनको प्राप्त हो रहा है। आप डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, और 35 के बारे में क्यों नहीं बोला तुमने? एक शेड्यूल कास्ट को उसने अगर हायर एजुकेशन ले ली है तो उसे करना फिर भी वही काम है, उसे फिर भी नाली साफ करनी है। ऐसा ये गंदा कानून मोदी जी ने हटाया है, और आने वाले मोदी जी हैं, किसी मुद्दा में तो आके दिखा दो। पहले 14 से पहले इंडिया के अंदर जी भर के, पेट भर के उन लोगों ने बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं, ट्रेनों में, बस स्टैंडों पे, दिल्ली, बॉम्बे, राजस्थान, जयपुर, ठीक है, दिल्ली के अंदर ही, और हिंदू त्योहारों पे
और क्या नाम है दिल्ली के अंदर करोल बाग, सरोजनी नगर, लाजपत नगर, ठीक है। और हाँ, एक मिनट, अभी यहीं आ रहा हूँ, यहीं आऊँगा। इस सीपी के अंदर 2 जगह बम रखे हुए थे। एक आपका रीगल, यहाँ पे ब्लास्ट हो गया था, क्या ही लोग मारे गए थे। और एक इसी पार्क के अंदर कोने पे वो अफवाह निकली थी, वहाँ अफवाह, ये मैं खुद था और ये मैंने देखा। तो ये बम ब्लास्ट वगैरह तो ख़त्म हो गए, अब उनकी हिम्मत नहीं है। और एक चीज़ और, बहुत 14 से पहले ये भी बात बता रहा हूँ, बांग्लादेश के सैनिक उन्होंने हमारे सैनिकों की बताऊँ क्या हालत कर दी थी। एक इंडियन सैनिक को, हमारे भारतीय सेना को मार करके, और उन्होंने हमको सौंपा। कैसे सौंपा उन्होंने हमको, हमारे से इंडिया को? जैसे कसाई जो होता है ना, बकरा जो टांगता है 2 डंडों पे, हाथ पैर बंधे हुए थे हमारे इंडियन फौजी के। किन्होंने सौंपा? बांग्लादेशियों ने। तो ये 14 से पहले की ये कारनामे